जो मोदी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो आज खुद आपस में ही भिड़ गए हैं। जो मोदी को हराने की रणनीति बना रहे थे वो खुद साजिश के शिकार हो गए हैं। सोनिया को ममता ने किनारे लगाया, ममता को शरद पवार ने किनारे लगाया और अब सोनिया, ममता और शरद पवार को केजरीवाल किनारे लगाने की फिराक में। और इन सभी का मेन स्विच बीजेडी और टीआरएस है और यही तो राष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विपक्ष का सारा कुनबा आपस में मिलकर भी क्यों प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पाता है और ये फिर से एक बार जाहिर होने वाला है। अब राष्ट्रपति चुनाव का मौका आया है और 18 जुलाई को 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि विपक्ष चाहकर भी अपना राष्ट्रपति नहीं बना सकता है। और इसकी वजह जानते क्या है? सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अपना अहंकार। और इसी वजह से इन लोगों का जो स्वार्थ है ना वो आपस में टकराने लगता है। अब कैसे, मैं आपको एक एक घटनाक्रम बताता हूं और आप देखते चले जाइएगा। इनका कद भले ही छोटा हो गया हो लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है। अब आप देखिए 9 जून को जब चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान किया तो क्या हुआ? जैसे बरसाती मेढक उछल उछल करके सामने आने लगते हैं ना, वैसे ही ये सारे दल अचानक से बाहर निकल पड़े और एकदम उछल उछल करके एक दूसरे से टकराने लगे, बताने लगे कि जी हम आ गए मैदान में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आप देखिए कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अचानक से सक्रिय हो गए और इस सक्रियता में सबसे पहली भूमिका वो किसने निभाई? आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। सोनिया गांधी ने चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सबसे पहले विपक्ष के नेताओं से बातचीत की और राष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति से विपक्ष का कोई उम्मीदवार हो, इसके लिए राष्ट्रपति पद का एक उम्मीदवार घोषित करने का सुझाव दे दिया। आप देखिए, आप रिपोर्ट देख लीजिए जो बातें मैं कह रहा हूं। और यही नहीं, कांग्रेस की एक और इच्छा थी कि भैया वर्चस्व तो मेरा ही होना चाहिए। सोनिया गांधी अस्पताल में थी और उसके बाद भी वो ईडी की पूछताछ के लिए उन्होंने समय मांगा था क्योंकि उनको तबीयत खराब है और हो भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अस्पताल से ही उन्होंने फोन की घंटी घुमाना शुरू कर दिया और अब 48 घंटे के अंदर चुनाव का ऐलान हुआ और उसके 48 घंटे के अंदर आप ये रिपोर्ट देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कांग्रेस जानती है कि विपक्षी दलों का अगुवा जो नेता बनेगा वही तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देगा और उसे ही तो प्रधानमंत्री बन की दावेदारी ठोकनी है और अपने बेटे के लिए तो इच्छा जागना स्वाभाविक है। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस की जो अगुवाई थी ना वो शरद पवार को पसंद नहीं आई, ममता बनर्जी को भी पसंद नहीं आई और आप जानते हैं वो तो अब खुद ही नेता बनने की फिराक में कि मोदी जी से तो हम ही लड़ सकते हैं। और जो कांग्रेस खत्म हो रही है तो जो रिक्त स्थान पैदा हो रहा है इन दोनों को लगता है कि हम ही उसकी भरपाई कर सकते हैं। और आप देखिए कि इसी महत्वाकांक्षा से भरी ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई और ये बैठक 15 जून को दिल्ली में हुई थी। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये बैठक की तस्वीर है जब सारे दल के लोग एक साथ बैठे हुए हैं और देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। होना भी चाहिए, लोकतंत्र में तो नेताओं को मिलना जुलना चाहिए और यही ताकत तो सबसे बड़ी ताकत बनती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन मतलब जो कवायद चल रही है ना, इसके पीछे की जो मंशा है वो खराब है। 22 गैर एनडीए दलों ने माथापच्ची की और सभी ने घंटों तक राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची की। ममता बनर्जी जब ये माथापच्ची कर रही थी तो उनका मन बेचैन था। क्यों था आप जानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेडी ने ममता की अगुवाई में चलना स्वीकार नहीं किया। अब ममता को लग रहा है मैं कैसे बनूंगी भाई जब ये लोग पार्टियां आ ही नहीं रही हैं। और ममता बनर्जी इसे एक मौका मान रही थी कि मैं ही सर्वमान्य तौर पर एक नेता बन जाऊं और तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी का जो सपना है वो अधूरा रह गया। आप ये दोनों रिपोर्ट देखिए और आपको समझ में बातें आ जाएंगी। ममता बनर्जी ने
इस मीटिंग में अपनी साख को बचाने के लिए एक और काम किया। उन्होंने कई उम्मीदवारों के नाम उछाले, और कौन कौन से उम्मीदवार थे आप जानते हैं। वो गोपाल गांधी, दूसरा शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला, कई नेताओं के नाम उछाले। और आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया और बाकी लोगों ने। शरद पवार ने तो खैर मीटिंग में ही कह दिया दो टूक कि हम नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। और क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि अभी उनमें राजनीति का दमखम बचा है, अभी वो संन्यास नहीं लेंगे। और याद रखिए, इन सब के पीछे एक मंशा है। उनके मन में अभी भी सपने पल रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चीज़ें बिगड़ जाए तो मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाऊं 2024 में। ये स्थिति है। जो पार्टी अकेले महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना सकती, उस पार्टी का ये हाल है। तो शरद पवार ने मना कर दिया। उसके बाद बारी आई फारूक अब्दुल्ला की। आप रिपोर्ट देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया। अब वो भी समझ गए कि ये तो खेल चल रहा है जी, विपक्षी पार्टियों का, सबका हित टकरा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो जम्मू कश्मीर की राजनीति करूंगा, मैं क्यों जाऊंगा राष्ट्रपति चुनाव में। तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब जरा आगे का खेल देखिए। शरद पवार जो 15 जून की बैठक में जो ममता बनर्जी ने बुलाया था, उसमें वो आए। ममता बनर्जी को जो उन्होंने कहा कि आप लड़ जाइए, उन्होंने तो कहा कि नहीं लड़ेंगे, मुझे तो राजनीति करनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि शरद पवार ने ममता बनर्जी के साथ ही राजनीति कर दी। अब उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि 21 जून को दिल्ली में हम बैठक करेंगे राष्ट्रपति चुनाव का। और शरद भाऊ ने ममता की अगुवाई में जो बैठक हुई थी उसका नाम तक नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। बोले नहीं जी, राष्ट्रपति पद पे एक बैठक करना चाहते हैं। मतलब जो पुरानी बैठक हुई उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये है राजनीति। और ममता के अहंकार को इससे चोट लग गई और उन्होंने शरद पवार की बैठक से किनारा कर लिया। लेकिन शरद पवार जैसा मंझा हुआ नेता ये जानता है कि विपक्ष के हर नेता का अहंकार काम से कहीं अधिक बड़ा है, और छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, मतलब वो जानते कि ऐसा होगा, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ममता किनारे हो जाए। ममता को एक तरीके से शरद पवार ने किनारे लगा दिया। जो ममता अभी तक सोनिया गांधी को किनारे लगा रही थी, अब उसी ममता को शरद पवार ने किनारे लगा दिया। और आप देखिए, ये आपको इस रिपोर्ट में भी समझ में आएगा। यानी अब पूरे खेल में समझिए हुआ क्या। सोनिया, ममता और शरद पवार एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं, और केजरीवाल इस ताक में है। अभी केजरीवाल की एंट्री हुई नहीं है, केजरीवाल चुपचाप देख रहे हैं। वो और शातिर है, समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया। वो उनका शातिराना अंदाज ये है कि अभी वो देख रहे हैं कि पहले ये दोनों आपस में, तीनों आपस में लड़ लड़ कर एक दूसरे को खत्म करे, फिर जो बचे उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन बीजेडी और टीआरएस ये अपनी गाड़ी सेट करने में लगे हुए हैं, और यकीन मानिए यही राष्ट्रपति चुनाव को रोचक बनाए हुए हैं। वैसे साथियों, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा अपने उम्मीदवार को आसानी से जीत दिला दे। उसे कुछ ही वोटों की दरकार है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वोटों की दरकार है। और उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा अपने दम पर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जिता ले जाएगी। अब इसमें चूंकि चुनाव की प्रक्रिया में फर्क है, राष्ट्रपति चुनाव में संसद, विधायक, बहुत सारे लोग एक साथ शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तो भाजपा के पास बहुमत है, 51% का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इस पर आप कई वीडियो देखेंगे। एक हल्की सी झलक आपको दिखा देता हूं कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो थोड़ा अलग होता है। वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे उसे वोट करते हैं। और ये जो वोटिंग होता है वो इलेक्टरल कॉलेज करता है, जो चुनता है। राष्ट्रपति चुनाव में जो हिस्सा लेने वाले सांसद हैं और विधायक हैं, उनके वोट का वेटेज जो होता है वो अलग अलग होता है। दो अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग अलग होता है, और ये आबादी के हिसाब से तय होता है।
तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति चुनाव में मतलब जो कुल संख्या में उसकी बात कह रहा हूं कि विधायकों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 है। वहीं संसद के सदस्यों के वोटों का वेटेज है 5,43,200, यानी सभी सदस्यों का जो वोट है वो कुल मिलाकर होगा 10,86,431। और भाजपा को यानी एनडीए को इन सभी मतों का 50% से अधिक वोट चाहिए और तभी वो अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन पाएंगे। और इसमें एनडीए के पास बहुत ही कम वोटों की दरकार है। साथियों, हर चुनाव को मोदी की जीत और हार से जोड़ने वाला विपक्ष इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी लामबंद हो गया है। अब इनकी लामबंदी कितनी मजबूत है और कितनी देश हित को लेकर के है वो तो तब पता चलता है जब इनकी बैठक होती है और इनके बीच के अहंकार की लड़ाई सामने आ जाती है। और मतलब उससे साफ पता चलता है कि ये बिखरा हुआ विपक्ष ना तो देश हित के लिए कुछ कर सकता है, ना ही अपने हित को ही साध सकता है, क्योंकि इनके बीच का जो घमासान है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक ये राष्ट्रपति देश का चुन नहीं लिया जाता है तब तक कई ड्रामे होंगे, कई प्रकार की लड़ाइयाँ होंगी और जो अहंकारों की लड़ाई है वो आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।